मेरी लाइट्स बंद है, ये जला दे ज़रा, लाइट्स ऑन कर देते हैं। देखिए वहाँ से होंगे किधर से होंगी? मैं ठीक है, यहाँ से होंगे। जज़ाकल्लाह। ये ज़रा एक एसी भी चलवा दीजिएगा। ठीक है, ओके। कल के लेक्चर में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। एक इंसान जो है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी तरह की इनकम्स कमा सकता है? एक तो वो सैलरी से कमा सकता है, नौकरी कर सकता है, वो कोई कारोबार कर सकता है, वहाँ से पैसे कमा सकता है, हो सकता है कि वो उसके पास कोई बिल्डिंग हो, उसके नाम पे कोई बिल्डिंग हो, वो बिल्डिंग किराए पे दे और उसके किराए से वो इनकम कमा सकता है। दे दें अब्दुल्ला, दे दें। शुक्रिया। हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो कोई शेयर्स खरीद बेच रहा हो और उसको खरीदने बेचने पे कोई गेन आ रहा हो, उससे पैसे कमा सकता है। और फिर वो किसी ऐसे ज़रिए से भी पैसे कमा सकता है जो ना तो सैलरी है, ना बिजनेस है, ना प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे शादी करवा लेता है, शादी पे पैसे मिल जाते हैं तो अदर सोर्सेज वाली इनकम कमा लेता है। अब मैं मिसाल देता हूँ, इन सब की आगे अमाउंट कुछ लिख देते हैं। लेट्स अज्यूम सैलरी है 2 लाख, बिजनेस है 3 लाख, प्रॉपर्टी है 50,000, कैपिटल गेन है 1 लाख और अदर सोर्सेज है 20,000। इन सब का टोटल कितना है मुझे बता सकते हैं? 5 लाख, 6 लाख, 6,50,000, 6,70,000, 670 बन गया। तो इस शख्स की जो टोटल इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी? 6,70,000। अब जाहिर बात है एक साल में एक दफ़ा आपने टैक्स पे करना होता है, तो अगर साल में आपने 6,70,000 की इनकम कमाई है तो टैक्स भी आपको 6,70,000 पे देना पड़ेगा। आंसर इज़ नो। कुछ डिस्काउंट स्कीम है हुकूमत की। वो किस तरीके से? हुकूमत कहती है कि अगर आपने कोई ज़कात पे की है मिसाल के तौर पे, तो वो ज़कात आप इसमें से लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 70 की आपने ज़कात पे की तो आपके पास जो इनकम बची वो बची 6 लाख। टैक्स आप इस 6 लाख के ऊपर पे करेंगे। अब ज़ाहिर बात है टैक्स कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी रेट के साथ, जो भी एप्लीकेबल रेट है अभी सीख लेते हैं। रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। ठीक होगी बात? अब ये जो 5 नाम मैंने आपके सामने लिखे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको लॉ में कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। ठीक होगी बात? इनको कहा जाता है ये आपके हेड्स ऑफ इनकम है। ये जो ज़कात है इसको कहा जाता है डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंस। और ये जो 6 लाख है इसको कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। ठीक होगी बात? इसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर देंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और टैक्सेबल इनकम पे आप रेट लगाते हैं तो आपके पास टैक्स आ जाता। टैक्स अमाउंट कह लें या टैक्स लाइबिलिटी कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक होगी बात? अब ये बातें लिखी कहाँ हुई हैं, ये बात पढ़ लेते हैं और इसमें कुछ एडिशंस मैंने करवानी है आपको, वो ऐड करते हैं। आपको आना पड़ेगा जी पेज नंबर 7 पे, सेक्शन 11 है जी हेड्स ऑफ इनकम। मिल गया आपको? लिखा हुआ है जी फॉर इम्पोजिंग टैक्स, टैक्स लगाने के लिए, एंड कैलकुलेटिंग टोटल इनकम, और टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ऑल इनकम शुड बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। जितनी भी इनकम्स हैं इनको इन 5 हेड्स में क्लासिफाई किया जाएगा। और ये 5 हेड्स कौन से हैं? ये हैं जी सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। क्या यही 5 हेड्स आपके सामने लिखे हुए? ऐसे ही है? ओके, तो इनकम को इन 5 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख रुपया कैलकुलेट की है, ये किस तरीके से कैलकुलेट हुई होगी?
जाहिर है मैंने कोई ना कोई सेल्स की होंगी, मिसाल के तौर पे 9 लाख रुपए की, और मैंने इसमें से कुछ एक्सपेंसेस लेस किए होंगे 6 लाख रुपए के, तो ही मेरे पास ये 3 लाख आया होगा ना। तो याद रखिएगा हर हेड की जो इनकम कैलकुलेट होगी वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, जो उस हेड के मद में सेल्स होंगी और जो एक्सपेंसेस होंगे, हम सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट हमारे पास बचेगी वो हम उस हेड की इनकम कहेंगे कि हमारे इस हेड की इनकम ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। याद रखिएगा टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पे ही लगता है। अगर मैं अकाउंटिंग के अल्फाज यूज़ करूँ ना तो नेट प्रॉफिट पे ही लग रहा होता है। तो आप ये कह लें कि ये जो आपकी टोटल इनकम है ना, असल में ये सब हेड की सेल्स माइनस सब हेड के एक्सपेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट ही है। बस एक नई चीज़ है कि ज़कात आपको माइनस करने दे दी जाती है तो आप टैक्सेबल इनकम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम सेल्स और एक्सपेंसेस के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट 100% यही है, लेकिन लफ्ज़ हम ये इस्तेमाल नहीं करते। टैक्स के अंदर हम सेल्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है चार्जेबल, चार्जेबल, और एक्सपेंसेस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है डिडक्शंस। तो अगर आप चार्जेबल में से डिडक्शंस माइनस करेंगे तो इसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं इनकम। वहाँ पे तो प्रॉफिट या लॉस का वर्ड इस्तेमाल होता है ना, यहाँ पे इनकम का वर्ड इस्तेमाल होता है। इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, तो चार्जेबल में से डिडक्शन जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास इनकम आएगी, और वो इनकम आप अपने हेड में दिखा देंगे कि इतनी इनकम मेरे पास इस हेड में आई है। ठीक होगी बात? कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल? ओके, हेड्स ऑफ इनकम का 2 अगर हम पढ़ लें तो वो क्या कह रहा है, द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर, एक टैक्स ईयर में एक हेड के अंदर जो इनकम होगी वो क्या होगी, शेल बी टोटल चार्जेबल अमाउंट्स। ये देखें, टोटल चार्जेबल अमाउंट्स, जितनी भी चार्जेबल अमाउंट्स हैं, सेल्स कह लें अकाउंटिंग में और चार्जेबल कह लें टैक्स के अंदर, तो ये टोटल चार्जेबल अमाउंट्स होंगी डिराइव बाय द पर्सन, जो शख्स ने कमाई, अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शंस, और इसमें से आप लेस कर देंगे क्या, टोटल डिडक्शंस। तो किसी भी हेड की इनकम एक टैक्स ईयर में कैसे निकलेगी, ये निकलेगी कि आप टोटल चार्जेबल अमाउंट्स को कंसिडर करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने भी डिडक्शंस हैं, तो आपके पास उस हेड की इनकम आ जाएगी। वो इनकम आप उठा के फेस पे, न्यूमेरिकल के फेस पे लिख देंगे, और टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी, ज़कात माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, जिस पे आप टैक्स रेट लगा के तो अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर लेंगे। यही काम है जो कि हमने न्यूमेरिकल के अंदर करना होगा। लेकिन ऑब्वियसली इतनी आसान ज़िंदगी तो नहीं है, क्या क्या चीज़ चार्जेबल है, क्या क्या चीज़ डिडक्शन है, इसके लिए तो रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हर हेड के रूल्स डिफरेंट हैं, और हर हेड का एक चैप्टर आपकी किताब में मौजूद है। एक चैप्टर सैलरी का है, एक बिजनेस का है, एक प्रॉपर्टी का है, कैपिटल गेन का, एक अदर सोर्सेज का है। तो हर हेड का एक एक चैप्टर आपकी किताब के अंदर मौजूद है, जो कि हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक होगी बात? ओके, सवाल मेरा आपसे ये है कि अकाउंटिंग के अंदर लॉस हो सकता है ना? मिसाल के तौर पे आपकी सेल्स हैं जी 9 लाख रुपए की, खर्चे आपके हो गए 14 लाख के, कैसा प्रैक्टिकली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि 5 लाख का लॉस हो गया है। मुझे बताइए, अगर अकाउंटिंग में ऐसा हो सकता है तो क्या टैक्स में ऐसा हो सकता है कि नहीं? टैक्स में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आपकी डिडक्शन ज़्यादा हो गई, चार्जेबल कम हो गई, तो इसका मतलब है कि उस हेड में आपने लॉस सस्टेन कर लिया है। अब इस 5 लाख का क्या करना है हमने? क्या हम मैं वहाँ पे जाके बिजनेस के 3 लाख की जगह 5 लाख नेगेटिव लिख दूँ? बताइए, 2 मिनट के लिए ज्यूम करें सब हेड्स में लॉस आ गया, तो टोटल इनकम नेगेटिव हो जाएगी। ज़कात मज़ीद माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम और नेगेटिव हो जाएगी। उस पर रेट लगाएंगे तो टैक्स नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हुकूमत से पैसे लेने हैं। तो क्या हुकूमत से पैसे लेने पड़ेंगे आपको? आंसर इज नो, आंसर इज नो। जब किसी हेड के अंदर लॉस आएगा तो क्या करना है, पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, वे 3 और 4 दोनों। वेयर टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, अगर किसी शख्स को खर्चा माइनस करने की इजाज़त दे दी गई एक टैक्स ईयर में अंडर अ हेड ऑफ इनकम, एक हेड में, एक्सीड द टोटल अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स,
अगर तो डिडक्शंस ज़्यादा हो गई, चार्जेबल कम हो गई, द पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस फॉर दैट हेड। तो समझा ये जाएगा कि इस शख्स ने इस साल लॉस जनरेट किया है। तो ठीक है जी, डिडक्शन ज़्यादा हो गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, तो इसका मतलब है कि आपने लॉस जनरेट किया। अब इस लॉस का करना क्या है ये बताएगा पॉइंट नंबर 4। अ लॉस फॉर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 14। आपकी किताब का चैप्टर है 14 जिसमें लॉसेस की बड़ी डिटेल से बात हुई है, और इंशाल्लाह जब हमारा सेशन क्लोज हो रहा होगा जुलाई के अंदर तो वो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा जो कि हम पढ़ रहे होंगे। तो उसमें आपको ये बात पता लगेगी कि इस 5 लाख का असल में करना क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस 5 लाख को हम यहाँ पर आके नेगेटिव से नहीं लिखते। ये मैं आपको बात जो है ना बस बता दूं इतनी बात कि इस 5 नेगेटिव को हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस है ना तो हम वहाँ पे बस एक डैश लगा देंगे खाली, बस इतनी बात ध्यान में रखें। यानी टोटल इनकम में उसका कहीं कोई अमल दखल ऐसा सच नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ओके, अब आते हैं वापस टोटल इनकम पे। टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अभी मैंने 2 पॉइंट्स, 5वां छठा पॉइंट आपको जान के छुड़वाया, ये बाद में करते हैं। पहले आते हैं टोटल इनकम देखते हैं सेक्शन 10 में, और फिर सेक्शन 9 में टैक्सेबल इनकम देखते हैं। टोटल इनकम इज द सम ऑफ, टोटल इनकम जो होता है ना ये मजमुआ होता है, ये सम होता है किसका, पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। सर आपके जितने भी हेड्स होते हैं ना उसकी इनकम को अगर टोटल कर लेंगे ना तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो क्या हमने सवाल में ऐसे ही किया हुआ है? हमने तमाम 5 हेड्स की इनकम को टोटल किया हुआ है? बिल्कुल टोटल किया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ना टोटल इनकम में कुछ और भी आता है। मेरा आपसे एक सवाल है, लेट्स अज्यूम अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, आपकी कोई ज़मीन है जहाँ पे आप फसलें उगाते हैं और उगाकर बेचाते हैं, ये किस हेड में क्लासिफाई होगी? नहीं, अदर सोर्सेज में नहीं होगी। आप इसको अपनी आसानी के लिए बिजनेस कह सकते हैं। सारी बात है, अपनी ज़मीन है, अपना काम कर रहे हैं तो बिजनेस यही होता है ना। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत ने एग्रीकल्चरल इनकम को ना टैक्स एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एग्रीकल्चरल इनकम पे ना कोई भी टैक्स नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप में से कोई गांव का रहने वाला है, यहाँ पे आप लोगों की ज़मीन है और आप लोग फसलें उगाकर बेचते हैं, तो याद रखिएगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है, इट इज़ टैक्स एग्जेम्प्ट। तो अगर कोई भी टैक्स नहीं है तो मुझे बताइए कि अगर कोई चीज़ टैक्स एग्जेम्प्ट है तो क्या, या चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 5 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम कमा ली, अब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मैंने साल में कितनी इनकम कमाई, तो क्या मैं इन सब का टोटल बताऊं या इसको मिला के टोटल बताऊं? बताइए, मुझे इसको मिला के बताना पड़ेगा भाई। 11,70,000 मुझे ये मिलाकर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल इनकम के अंदर आपने वो तमाम इनकम शामिल करनी है जो कि एग्जेम्प्ट है, और ये बात डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो जो इनकम आपकी तमाम हेड्स की हैं वो भी टोटल करनी है, और जो इनकम्स आपकी एग्जेम्प्ट हैं टैक्स से वो भी आपने इसके अंदर शामिल करनी है। क्या आपको बात समझ आ गई? तो इन दोनों का जो सम है वो आपकी टोटल इनकम होगी। जी जी, हाँ हाँ, तो ज़ीरो। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि एक शख्स मैक्सिमम यही काम कर सकता है ना। हो सकता है सुबह नौकरी कर रहा हो, उसके बाद शाम के टाइम उसने बिजनेस खोला हो, फिर हो सकता है उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी भी हो जो उसने किराए पे दी हो, फिर ये भी हो सकता है कि वो पार्ट टाइम वैसे साइड पे शेयर खरीदता बेचता हो, और ये है कि शाम को आगे शादी करा लेता हो तो पैसे मिल जाते हो। तो एक बंदे की 5 इनकम हो सकती हैं। हाँ, एग्रीकल्चर टैक्स एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल। जी मैं भी अभी आ रहा हूँ वहाँ पर, अभी मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। अभी तो मैं टोटल इनकम पे रुका हुआ हूँ, अभी मैं नीचे तो नहीं आया। अभी मैं टोटल इनकम पे रुका हुआ हूँ कि टोटल इनकम के अंदर आपने एग्जेम्प्ट इनकम को भी कंसिडर करना है और उन इनकम्स को भी कंसिडर करना है जो आपके हेड्स ऑफ इनकम में से आ रही। ठीक होगी बात? अब आते हैं टैक्सेबल इनकम पे, देखते हैं टैक्सेबल इनकम तक ये पहुंच पाती है कि नहीं। टैक्सेबल इनकम फॉर अ पर्सन, टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, एक शख्स की जो एक टैक्स ईयर में टैक्सेबल इनकम होगी शैल बी, वो क्या होगी, द टोटल इनकम, ब्रैकेट को छोड़ें
रिड्यूस्ड बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी वो क्या होगी, वो टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो होगी। क्या हमने ऐसे ही किया हुआ, ब्रैकेट्स भी मैंने छोड़ दिए। तो टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब सवाल मेरा आपसे एक ये है कि भाई टोटल इनकम मेरी बनती है 11,70,000। इस 11,70,000 के ना दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कौन सा है जी, एक हिस्सा वो ए वाला है जो कि हेड्स ऑफ इनकम का टोटल है, और दूसरा हिस्सा टोटल इनकम के अंदर बी वाला है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब मैं 11,70 में से 70 माइनस करूं तो मेरी तो टैक्सेबल इनकम 11 लाख बनती है। तो इसका मतलब है टैक्स के काबिल जो इनकम बन रही है वो 11 लाख बन रही है, लेकिन मेरी तो 5 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो वो तो टैक्स के काबिल नहीं है। तो अगर इस 5 लाख को मैं नीचे टैक्सेबल में ले आया तो ये तो गलत हो जाएगा, मैं तो इस पर टैक्स लगा दूंगा, हालांकि ये तो टैक्स एग्जेम्प्ट है। इसीलिए उसने क्या लिखा, उसने ब्रैकेट में लिखा द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी टोटल इनकम। वो टोटल इनकम होगी, लेकिन कौन सा वाली टोटल इनकम, अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10। तो क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10 में जाके देखें कौन सी है, वो सिर्फ और सिर्फ हेड्स वाली है, एग्जेम्प्ट की तो वो बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जहां पर आपने ज़कात माइनस की, यहां पर आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख निकालनी पड़ेगी। तो एक दफा ऐड करके एक दफा लेस करनी पड़ेगी। क्यों ऐड करनी पड़ेगी, टोटल इनकम की डेफिनेशन कंप्लायंस करने के लिए, और माइनस करनी पड़ेगी टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन के साथ कंप्लाई करने के लिए। ठीक होगी बात, क्या बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है एक दफा ऐड करके तो लेस करना होगा हमें एग्जेम्प्ट इनकम को। क्लियर होगी बात? ओके। shall be total income under clause A of section 10 for the year reduced but not below zero। क्या मतलब है इसका, देखिए लेट्स अज्यूम मेरी जो टोटल इनकम है वो बनती 6,70,000, सॉरी 11,70,000, आई एम सॉरी। मिसाल के तौर पे 5 लाख तो आपने एग्रीकल्चर का निकाल दिया, वो तो निकलना ही है। मिसाल के तौर पे ज़कात आपने दी 8 लाख रुपया, कितना बनता है जी, 8 5 1 30 नेगेटिव, 1 30 ही बनता है ना, 1,30,000 नेगेटिव। क्या मेरी टैक्सेबल इनकम नेगेटिव हो सकती है? उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेल बी द टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बट नॉट बिलो जीरो। याद रखिएगा ये जीरो से नीचे कभी भी नहीं हो सकती। बेशक आपने ज़कात ज़्यादा पे कर दी, यहाँ पर आप माइनस में आंसर नहीं लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मैक्सिमम भी ज़ीरो ही लिख सकते हैं, ज़ीरो से नीचे आप जा ही नहीं सकते। याद रखिएगा ये ज़कात वो वाली नहीं है जो आप समझते हैं कि जी इनकम के ऊपर कैलकुलेट हो रही है, ये वो ज़कात है जो आपने एज़ पर ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस दी होती है। अभी पढ़ेंगे, नीचे ज़कात आ रहा है उस पर बात करते हैं। ओके, क्लियर होगी बात? नीचे बॉक्स में ना, सेक्शन 9 के बॉक्स में एक एग्जाम्पल है, देखिए ज़रा, इसको समझ आती है बात की? जी, बात समझ आती है? आप देखिए कि उसकी सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, 2 हेड्स की इनकम है, टोटल बन गई 4 लाख रुपया। ज़कात उसने देखें पे की है 4,70,000, तो देखें ज़कात ज़्यादा हो गई। अब क्या वो टैक्सेबल इनकम में 70,000 लिखता नेगेटिव? आंसर इज़ नो, टैक्सेबल इनकम जीरो से नीचे तो हो ही नहीं सकती। कोई सवाल? फर्स्ट क्लास इतनी थोड़ी क्यों है, पहली थोड़ी थी वैसे, लेकिन अब कितनी ज़्यादा थोड़ी है? हम्म, ओ यार कैद हो गया सारे हैं। FR1 के क्या लाते सुबह?
सही थे कि कम थे, उसमें भी रूटीन से कम थे? मेरे ख्याल में लोगों ने शायद जहन बनाया होगा कि थर्सडे है, छुट्टी है, तो चलो फ्राइडे सैटरडे मिला के तो घर हो आते हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है, लेकिन वो थर्सडे ऑन कर दिया गया तो फिर सारा कुछ ही ऑन हो गया। ठीक है, ठीक है। और मेरे ख्याल में शायद अभी लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इस वीक में क्लासेस शुरू होंगी। वो तो शायद 27 का जहन में रख के बैठे हुए थे। मैं खुद 27 का जहन में रख के बैठा हुआ था, मुझे तो 2 दिन पहले पता लगा था कि क्लासें परसों से शुरू। ठीक है, ठीक है, चले, कोई नहीं। बस आप लोग साबित कदम रहिएगा, साथ साथ पढ़ते रहे, ज़िंदगी सुकून में है। और आज ऑन करने की मैं आपको एक वजह बता देता हूँ कि मैंने क्यों ऑन किया आज। टेक्स का कोर्स ना ज़्यादा है, टेक्स का कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपको लगेगा कि हम भाग दौड़ शुरू डे वन से ही हमने कर दी है, लेकिन इसका कोर्स ना वाकई में बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था 105 से 110 लेक्चर्स हमें चाहिए होते हैं। अब वो बीच में छुट्टियां भी हैं, 2 ईदें हैं, फिर ज़ाहिर बात है अगर मैं भी कभी एक आधी छुट्टी कर ही लेता हूँ, हो ही जाता है, कभी कभार को बीमारी हो जाती है, तो वो तमाम प्रोविंस को देखते हुए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कि आप इतने कम टाइम में इसको कवर करें। वो फिर ऐसे टपाने वाली बात होती है जो कि गलत बात होती है। तो इसीलिए ऑन कर दिया था कि चलो एक रिदम में चल रहे हैं, चलते रहें, क्योंकि हमें पता होता है कि एक चैप्टर जो है वो कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए। अगर चैप्टर 4 मैं इतने दिनों में कर लूँगा, 9 इतने में कर लूँगा, 10 इतने में कर लूँगा, तो मुझे पता होता है कि हम ठीक जा रहे हैं। लेकिन जब एक चैप्टर अपना टाइम थोड़ा सा आउट करता है ना, तो फिर बाकियों को भी तंग करता है। बिल्कुल पेपर वाले सा भी है, एक सवाल थोड़ा सा टाइम आउट करेगा तो बाकी सवालों को भी तंग करेगा। तो इसीलिए ना क्लास आज ऑन कर ली गई कि चलें, आप लोगों ने FAR 1 के लिए तो आना ही है, तो अगर आपने FAR 1 के लिए आना है तो चले ठीक है, या तो आपने ना आना होता तो फिर मैं कुछ सोच लेता, लेकिन चूंकि बाकी क्लासेस ऑन थी और था तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बुला लिया और कोई वजह नहीं थी। आप लाहौर के हैं तीनों या बाहर के हैं? कहाँ के रहने वाले? ये कहाँ पर है? अच्छा, 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 ओके। और आप? अच्छा, आप शालीमार। आप तो बड़ी दूर से आते हैं। उसको जगह के क्या नाम है, घुड़े शाह कहते हैं ना उसे? उधर मेरे बड़े चक्कर लगते होते थे, लेकिन वो लगते थे जब आप गड़ी शाह का पुल उतरते हैं ना यूटी के लिए, तो आप राइट हो जाते हैं ना, लेफ़्ट हो जाएं आप, तो राइट साइड पे एक मार्केट आती है। वो वैसे तो वो सारा इलाका मार्केट वाला है, लेकिन राइट पे ज़रा एक वो बड़ी अच्छी मार्केट आती है। उधर वो कोई शू मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं कुछ छोटे मोटे, तो वहाँ से कुछ ख़रीदारी वगैरह करने के लिए मेरे बड़े चक्कर लगते थे हमें। तो खैर, एनीवेज, तो यूटी नहीं गए आप? अच्छा, अच्छा, इरादा आपका वैसे इंजीनियरिंग का था? वहाँ पे है कंप्यूटर साइंस? ठीक, ठीक, ठीक। मेरा यूटी में एडमिशन हो गया था, मैं छोड़ कर आया हूँ, CM। चलें, ये अल्लाह को ही पता होता है आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। फॉर द टाइम बिंग आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो है वो गलत हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता लगता है कि ये ठीक हो गया। चलें, बात हो रही है तो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इंसान जो है ना बड़ी कैलकुलेशंस करता है, हर चीज़ में कैलकुलेशंस, हर चीज़ में कैलकुलेशंस के, नहीं जी ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, तो ये नहीं करना। ठीक है, एक ज़ात ना ऊपर बैठी हुई है, एक ना प्लान उसका होता है, कुछ उसने सोचा होता है, और यकीन माने उसने जो है ना वो आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचा होता है। 2018 तक मैं भी बड़ी कैलकुलेशंस करता था हर चीज़ में, एक एक चीज़ में कैलकुलेशंस करता था कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे है, ये ऐसे है तो ऐसे है, तो ये करना है तो ये नहीं करना। और ये ज़्यादा कैलकुलेशंस कहाँ पे इस्तेमाल होती थी, चूँकि मेरी एक अपनी फर्म भी है, तो वहाँ पे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता था और वो मुझे बताता था जी ये काम आपने करना है, तो जब उसके पैसों के एग्री करने पे बात आती थी ना, तो मैं अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठ जाता था। तो उसके हिसाब से मैं कभी उसको इनकार भी कर देता था कि नहीं जी ये फिजिबल नहीं बन रहा। फिर खैर 2018 में कोई एक दो इवेंट्स हुए, उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये कैलकुलेशंस का ना कोई फ़ायदा नहीं है। एक अल्लाह ताला ने ना ऊपर भी एक प्लान बनाया हुआ है। अगर कोई शख्स आपके पास आ रहा है, बेशक वो कम पैसे लेके आ रहा है, बेशक वो मुफ्त में काम कराने आ रहा है, देर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। अल्लाह ने ऐसे नहीं भेजा उसको आपके पास, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तो शायद ये जो अल्लाह ने आपको एक मौका दिया था, आपने उस मौके को गंवा दिया। अब वो मौका किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचना 2018 के बाद इस तरह से मेरी सोच खुद ही बन गई। आपको बताया 2 इवेंट्स हुए कि खुद ही ऐसे बन गई।
उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ना 2019 या 20 में ना एक क्लाइंट आया। उसने मुझे ना ढेर सारा काम बता दिया, लेकिन उसने पैसे इतने कम दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको भी बताऊंगा ना तो आप हंसेंगे, लेकिन अगेन मेरी सोच बन चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, ये बंदा आ रहा है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, उस बंदे ने के साथ मैंने कोई 5-6 महीने काम किया। उस बंदे ने मुझे एक दूसरे बंदे को रेफ़र किया, अपने एक दोस्त को जो कि बिज़नेस चला रहा था। वहाँ से मैं उधर रेफ़र हुआ। अच्छा, वो जो लोग थे ना, वो दो पार्टनर्स थे आपस में, जहाँ उसने मुझे रेफ़र किया। अब वो एक क्लाइंट की एडिशन हुई। अब वहाँ पे मैंने 2-3 महीने काम किया, तो 2-3 महीने में ना उन दोनों पार्टनर्स की ना आपस में कोई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने बिज़नेस अपने सेपरेट कर लिए। तो एक के साथ तो मैं था ही, जो सेपरेट हुआ पार्टनर, उसने मुझे जो अपना काम शुरू किया था, उसने मुझे उसमें भी एंगेज कर लिया, मुझे वो क्लाइंट भी मिल गया। उसके बाद उसी का आगे एक और कज़न था, जिसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो नाम आप सब जानते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो नाम आप सब जानते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस पूरे लाहौर का बच्चा बच्चा उस क्लाइंट का नाम, उस बंदे का नाम जानता है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा नाम, ऐसे अच्छी बात नहीं है। वो क्लाइंट मेरे पोर्टफोलियो पे आ गया सिर्फ उसकी वजह से। और वहाँ से फिर आगे फर्दर 1-2 जगह पे और मेरी रेफरेंस हुआ। तो आप ये देखें कि एक बंदा जिसके बारे में अगर मैं कभी कैलकुलेशंस कर रहा होता कि नहीं ये फिजिबल नहीं, और मैं उसको इनकार कर देता, तो क्या ये जो पूरी चेन बनी है, क्या ये इस्टेब्लिश हो पाती? ये कभी भी इस्टेब्लिश ना हो पाती। तो मैं बस इसी में रहता कि जी देखो, मैंने तो बड़ा अच्छा फैसला कर लिया, मेरे तो लिए तो ये फीजेबल था ही नहीं, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, देखो कमाल हो गई। लेकिन उस बंदे की वजह से जो मेरा आगे 4 जगहों पे नाम बन गया, 4 बंदों के साथ मेरे लिंक्स बन गए, रेफरेंस बन गए, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। वो सिर्फ अल्लाह को ही पता थी, और शायद इसीलिए अल्लाह ने भेजा था उसको मेरे पास। और अगर मैं उसको इनकार कर देता, तो इसीलिए ना ज़रा जो चीज़ हो रही होती है ना, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, एक्सेप्ट इट। जैसे अब आजकल मुल्क में हो रहा है, बड़े बुरे हालात हैं, सीधी सी बात है। फाइनेंशियली भी हालात बुरे हैं, इवन मॉरली भी बुरे हालात हुए हैं। अखलाकियात के तौर पे भी ना कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फाइनेंशियली तो चले बुरा है ही, लेकिन जो कुछ ये ऊपर हो रहा है, ये क्या है? मतलब एक बच्चा भी देख के तो कहता है। लेकिन लेट्स एक्सेप्ट इट। शायद अल्लाह की तरफ से यही बेहतरी है, शायद। आई डोंट नो क्या बेहतरी है, मुझे नहीं पता। देखने में भी लगता है सर इसमें क्या बेहतरी होनी है, अभी बड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में कोई बेहतरी निकल है, कोई सूरत हाल निकल है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बात पर तो आप यकीन करते हैं ना, इनकलाब यहीं से आने, जो आपने वो पढ़ी हुई हैं अहादीस में जो बातें लिखी हैं, जो सारा कुछ है कि मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी और मगरिब की तरफ जाएंगी, वो यही इलाके हैं, यहीं से निकलनी है फ़ौजें। और आपको पता है, जिस तरह के हम लोग हैं ना, जब तक हम सुकून में रहते हैं ना, हमें कोई टेंशन नहीं होती, बेशक दुनिया में आग लग जाए। लेकिन जब हम थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं ना, तब हम घरों से निकलते हैं ज़रा कुछ करने के लिए। तो चूँकि जो आवाम इस वक्त सड़कों पर है, वो आवाम है जो कि महंगाई के हाथों उनकी बस हो गई है, वो आवाम सड़कों पर है। और जो आवाम अभी भी महंगाई को बर्दाश्त कर रही है, वो भी घरों पर है। जिस दिन उनके बस से बाहर होंगी, वो भी बाहर निकलते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये फेज़ आता जाएगा, ये लोग बाहर निकलते जाएंगे। शायद उस तरह के हालात बन रहे हैं कि हालात इतने को बुरे हो जाए कि सब लोग बाहर निकलें, और वो जो एक इनकलाब की सूरत हाल होती है, वो होती है। मुझे नहीं पता, ना मैं कोई अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी की राय दे रहा हूँ। मैं जैसे आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता है ना, उसको अल्लाह की बेहतरी समझ के ना एक्सेप्ट कर लिया करें। ठीक है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने आप को ना थोड़ा सा ट्रेन कर लें। मुश्किल काम है, लेकिन हो जाता है। ठीक है। तो बात शुरू हुई थी छुट्टे के दिन आपको बुलाने से, तो बात कहाँ की कहाँ चली गई। कोई सवाल यहाँ तक? नाम क्या आपका? वहीद अहमद? वलीद अहमद। आपका नाम क्या है? अब्दुल हनान। और आपका? साद। ओके, चलें, सेशन एंड तक याद हो ही जाएंगे नाम। टैक्सेबल इनकम में, टोटल इनकम में और हेड्स ऑफ इनकम के पहले 4 पॉइंट्स में कोई मसला? कोई मसला नहीं। चलें जी, आगे चलते हैं। नहीं जी, वो आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। आपको ये बात बताई थी कि रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन क्यों पता लगाना ज़रूरी है। इसलिए पता लगाना ज़रूरी है कि रेजिडेंट शख्स की कुछ इनकम्स पे उसको पाकिस्तान में टैक्स पे करना पड़ता है। ये बात हुई थी। ओके। पॉइंट 5 में कहता है जी, द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शेल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम। देखिए, एक शख्स की इनकम को ना आप दो हिस्सों में सोर्स के हवाले से डिवाइड कर सकते हैं। या उसने वो इनकम पाकिस्तान के अंदर से कमाई है,
या उसने वो इनकम पाकिस्तान के बाहर से कमाई है। याद रखिएगा, रेजिडेंट शख्स ने जो पाकिस्तान में इनकम कमाई होती है ना, उस पे उसने पाकिस्तान में टैक्स पे करना होता है, और जो इनकम उसने पाकिस्तान के बाहर कमाई होती है उस पे भी उसने टैक्स पे करना होता है। जो शख्स नॉन रेजिडेंट होता है उसने पाकिस्तान में जो इनकम कमाई होती है उस पे तो उसने टैक्स पे करना होता है, लेकिन जो इनकम उसने पाकिस्तान से बाहर कमाई होती है उस पे उसने टैक्स पे नहीं करना होता। इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि मैं रेजिडेंट ना बनूं, मैं नॉन रेजिडेंट ही बन जाऊं। मैं मिसाल दूंगा आपको। बाबर आजम साहब पाकिस्तान में रेजिडेंट है, ठीक है। जो मैच पीएसएल उन्होंने पाकिस्तान में खेले और उसमें जो उन्होंने इनकम कमाई वो उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, पाकिस्तान से कमाई। इस पे जो उन्होंने इनकम कमाई होगी इस पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है बाबर आजम साहब ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग वहाँ पे जाके भी कोई क्रिकेट खेली हो, अब वो पैसे उन्होंने बांग्लादेश से कमाए हैं, वो उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम है। तो क्या वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे करेंगे? आंसर इज येस, बिकॉज बाबर आजम साहब इज रेजिडेंट, वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे करेंगे। ओके ओके। उसके बाद बात करते हैं कौन आया था पीएसएल में बाहर का? पोलार्ड, वेस्ट इंडीज का बंदा पोलार्ड, सब जानते हैं उसे। वो आया, वो रेजिडेंट तो नहीं था। क्या वो पाकिस्तान में 183 दिन रुका है पीएसएल खेलने के लिए? नहीं सर, वो तो चंद दिन रुका है, 25-30 दिन की, 35 दिन की पीएसएल थी, सदा तो नहीं थी। तो 35 दिन में तो रेजिडेंट कोई नहीं बनता। तो भाई उसने जो पाकिस्तान में पीएसएल खेल के पैसे कमाए उस पे वो पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है और उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। लेकिन अगर पोलार्ड चला जाएगा इंडिया आईपीएल खेलने तो क्या वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी? वो तो सर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी। तो नॉन रेजिडेंट पोलार्ड क्या अपनी आईपीएल वाली इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा? आंसर इज नो। इसलिए लोगों की कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेजिडेंट ना बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दूसरे ममालिक में कारोबार खोले होते हैं उनकी इनकम पे भी पाकिस्तान में टैक्स पे करना पड़ जाएगा उन्हें। जी जी, ये बांग्लादेश का कानून बताएगा। हो सकता है बांग्लादेश में टैक्स पे करे, बिल्कुल पे करे, बिल्कुल डबल टैक्स होगा। अगर बांग्लादेश वाले भी इससे टैक्स ले लेंगे तो पाकिस्तान वाले भी टैक्स लेंगे इससे। लेकिन इसके बारे में ना चैप्टर 6 के अंदर ना टैक्स क्रेडिट्स की बात लिखी हुई है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो ना कि आपने बाहर की इनकम कमाई और वहाँ पे आपने कोई टैक्स पे किया हो तो उस पर कोई ना कोई डिस्काउंट आपको मिल जाता है। एक फॉर्मूला होता है, इंशाल्लाह चैप्टर 6 से आएगा ना तब पढ़ेंगे। ओके, कोई सवाल? और ये बात ना बिल्कुल लॉजिकल है कि नॉन रेजिडेंट ने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स पे नहीं करना होता। मुझे बताइए पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट लोग कितने होंगे? नहीं, नॉन रेजिडेंट लोग कितने होंगे पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से? नॉन रेजिडेंट लोग कितने होंगे? सर पूरी दुनिया पाकिस्तान के अलावा नॉन रेजिडेंट ही है पाकिस्तान की, ऐसे ही है ना। पूरी दुनिया, हर हर पाकिस्तान में रहने के जो शख्स नहीं रह रहा, दूसरे मुल्क में रह रहा है, वो नॉन रेजिडेंट है। तो पूरी दुनिया ही बन गई ना। तो मुझे बताइए अगर आज पाकिस्तान ये कानून बना दे कि नॉन रेजिडेंट ने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में भी टैक्स पे करना है, तो एक शख्स जो यूके में रह रहा है, एक शख्स जो यूएसए में रह रहा है, वहां नौकरी कर रहा है, उसको पाकिस्तान में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ऐसे ही है ना, पूरी दुनिया को पाकिस्तान में टैक्स पे करना पड़ जाएगा क्योंकि तमाम लोग नॉन रेजिडेंट हैं और उनको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब पाकिस्तान ने कानून बना दिया, अब जहाज पकड़ पकड़ के एक एक गली मोहल्ले में हर मुल्क में जा रहे हैं, सर आपने पाकिस्तान में टैक्स नहीं पे किया, सर आपने पाकिस्तान में टैक्स नहीं। सोचें आपके घर की बेल बजे और आपको आके कोई कहे सर आपने इंडिया में टैक्स पे नहीं किया, आपको क्या लगेगा? आप क्या जवाब देंगे उसे? तो वैसे ही जवाब आपको उन लोगों से भी मिलेंगे। तो इसीलिए नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं होता है क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया कवर हो जाएगी, तो वो गलत बात हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, और ये वो बात थी जो कि मैंने आपको कहा था कि 3-4 दिन बाद बताऊंगा कि कौन सी इनकम्स पर टैक्स होता है, कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं होता। ओके, पॉइंट 6 में यही बात लिखी हुई है, द इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय कंसिडरिंग ओनली अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो नॉन रेजिडेंट शख्स की जो इनकम होती है वो सिर्फ वही वाली कंसिडर होती है जो कि पाकिस्तान सोर्स होती है, फॉरेन सोर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने बोर्ड पे बनाया है ये आपके सामने मौजूद है, एक दफ़ा इसको देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
अल्लाह अकबर। जी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। ओके, अब पढ़ते हैं जी डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात, तीन तरह के डिडक्टेबल अलाउंस हैं, लेकिन ज़कात हम ज़्यादा पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं, आपको बाकी भी बताता हूँ बल्कि। A person shall be entitled to a deductible allowance for zakat paid by the person in a tax year under the zakat and ushr ordinance। एक शख्स को डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाज़त होगी क्या? ज़कात जो कि उसने पे की है एक टैक्स ईयर में, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। याद रखिएगा कि ये ज़कात वो नहीं है जो आप लोग अपने रिश्तेदारों को पे कर देते हैं, या आप लोग सिग्नल्स पे कर देते हैं, या आप लोगों ने वैसे अपने गली मोहल्ले में कुछ लोग ढूंढे होंगे जिनको आप पे कर रहे होते हैं। ये वो ज़कात नहीं है। यहाँ पर जो ज़कात माइनस होगी ये वो वाली ज़कात होगी जो आपने एज़ पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पे की होगी। अब ये कौन सी ज़कात होती है? हुकूमत ने कुछ इदारे बनाए हुए हैं और उन इदारों को ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात इकट्ठे करने का पाबंद बनाया हुआ है। तो अगर आप इन इदारों में जाएंगे और इन इदारों को ज़कात अगर पे करेंगे तो ये लोग आपको ज़कात रिसीव करने के बाद एक रसीद देंगे, और वो रसीद आपके लिए इस बात का सबूत होगी कि आपने ज़कात माइनस की है, और सॉरी ज़कात पे की है। और जब आप यहाँ पे ज़कात माइनस करेंगे तो हुकूमत आपसे बिल्कुल ये सवाल कर सकती है कि भाई आपने यहाँ पे ज़कात क्यों माइनस की हुई है। तो आप रसीद दिखा कर कहेंगे कि देखें ये मैंने ज़कात एज़ पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पे की है, तो ये ज़कात अब मैं माइनस करने के लिए माइनस कर सकता हूँ। ठीक होगी बात? तो यह याद रखिएगा, ये वो ज़कात नहीं है जो कि हम वैसे पे करते हैं। पेपर के अंदर अगर आपको आएगा ना कि ज़कात जो है वो ज़कात एज़ पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, तो आपने उसको माइनस कर देना डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे। अगर सवाल खामोश है, कुछ भी नहीं लिखा, बस लिखा हुआ है कि ज़कात पे हुई है, तो एज्यूम कर लेना है कि ये एज़ पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है। हाँ, अगर ये लिखा हुआ है कि जी पुअर फैमिलीज़ को ज़कात दे दी, तब तो उसने क्लियर कर दिया ना कि अब ये एज़ पर उशर ऑर्डिनेंस नहीं है, उसको आपने माइनस नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना। ठीक होगी बात? बात समझ आ गई? चलें। और ये बात ना नीचे बॉक्स में भी लिखी हुई है, ज़कात पेड टू रिलेटिव्स विल नॉट बी डिडक्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ज़कात एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ठीक होगी बात? और आगे लिखा हुआ है, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ज़कात एज्यूम दैट ज़कात इज़ बीइंग पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अगर सवाल खामोश है ज़कात के मुतालिक में, तो एज्यूम कर लें कि ज़कात जो है वो एज़ पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पे हुई है। ठीक होगी बात? ओके। अब मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी थी कि लेट्स अज्यूम आपकी टोटल इनकम है 1 लाख, ज़कात आपने पे कर दी 1.5 लाख, और टैक्सेबल इनकम अब आप -50,000 तो लिख नहीं सकते, इस पे आप डैश लगाएंगे। साल था ये 2022 का। अब आपको लगा कि भाईजान मैंने ज़कात ज़्यादा पे कर दी 50,000, हालांकि अगर मेरी टोटल इनकम ज़्यादा होती ना तो मुझे फ़ायदा हो जाना था। अब ये फ़ायदा मुझे नहीं हो रहा, तो मैं हुकूमत के पास जाके हुकूमत को कह सकता हूँ कि हुकूमत ये 50,000 रुपये मेरे रिफ़ंड कर दो। क्या आप हुकूमत से वापस मांग सकते हैं? आंसर इज़ नो। ये जो एक्सेस ज़कात आपने पे की है ये रिफ़ंड नहीं हो सकती। ठीक है, आपने कहा अच्छा ये भी नहीं हो सकता, एक काम और करते हैं, आपका 2023 भी तो आना है अभी। लेट्स अज्यूम 2023 में आपने 2 लाख की इनकम कमाई, टोटल इनकम। आपने 2023 में ज़कात पे की थी 1,20,000, लेकिन आपने हुकूमत को कहा हुकूमत 50,000 पिछले साल ना एक्स्ट्रा पे कर दी थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूं, इसको बना देते हैं टोटल 170, और 30,000 मेरी टैक्सेबल बन गई। क्या मैं ये काम कर सकता हूं? आंसर इज नो। ज़कात कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकती, उसको कहते हैं रिफंड करना, इसको कहते हैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना। ओके, फिर आपने कहा अच्छा ये तो किसी काबू नहीं आ रहे, एक काम करते हैं, पीछे 2021 भी तो गुजरा था, उस 2021 में ना मैंने 80,000 की इनकम कमाई थी, और मैंने ज़कात ना सिर्फ 10,000 पे की थी, और 70,000 मेरी टैक्सेबल इनकम थी।
तो हुकूमत एक काम करते हैं, ना तो मुझे रिफंड दे रहे हो, ना तो मुझे कैरी फॉरवर्ड करने दे रहे हो, यार क्या मैं इसको कैरी बैक कर सकता हूँ कि पिछले साल जो मैं तुम्हें 70,000 पे टैक्स पे कर चुका हूँ, अब ये 50,000 मैं पिछले साल ले जाकर माइनस करूँ, 60,000 बन जाएगा, टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 20,000। मैंने तुम्हें टैक्स दिया होगा 70,000, हम 70,000 वाली कैलकुलेशन निकालेंगे, मिसाल के तौर पे वो बनती थी 7,000, अब बनती है 20,000 और इस पर टैक्स बनता है 2,000, तो 5,000 तुम्हारे पास इजाफी गया हुआ है ना, तो 5,000 तुम मुझे वापस कर दो। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? उसने कह दिया ये भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेस ज़कात आपने पे की है, ना तो वो रिफंड हो सकती है, ना वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, और ना ही वो कैरी बैकवर्ड हो सकती है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है जी, एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड। अलाउंस का मतलब है डिडक्टेबल अलाउंस, के जो डिडक्टेबल अलाउंस एक टैक्स ईयर में मुकम्मल तौर पे माइनस नहीं हो सका, शेल नॉट बी रिफंडेड। सर ये आपको वापस नहीं मिलेगा। शेल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, ये अगले साल में भी जाके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। और शेल नॉट बी कैरिड बैक टू अ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, और ये पिछले साल में जाके भी कैरी बैकवर्ड नहीं हो सकता। तीनों मिसालें मैंने आपको दे दी, किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? जी। बैंक में भी तो पैसे मिलते थे। हाँ, बैंक पे कल कटनी है ज़कात, पता ना आपको, ये कम रमज़ान मुबारक पे ज़कात कटती है, तो वो कल बैंक्स ने बैठना है और बैंक्स ने कल ज़कात काट देनी है। तो आप लोगों के अकाउंट्स में जो 4-4 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उस पर ज़कात कट सकती है, ठीक है। वो एज़ पर ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस ही कंसिडर होती है, ठीक है। तो अगर उस तरह की कोई बात हो तो माइनस कर दी जाएगा। आपकी कटनी है ज़कात जी? 250 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं भाई के, तो 250 रुपये पर 2.5%, 2.5% कटती है ना, तो 250 के 2.5% कितने बनेंगे? 5 रुपये, 5 ही बनेंगे ना, 5 रुपये कट जाएंगे, ठीक है जी। अगले सफ़े पे आइए, आपके सामने दो डिडक्टेबल अलाउंसेस और हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, 60A एंड 60B। याद रखिएगा कि ये दोनों डिडक्टेबल अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए हैं, ओके। ये इंडिविजुअल और एओपीज पे नहीं लगते। तो अगर ये इंडिविजुअल और एओपीज पे नहीं लगते तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकली तो कोई चांस नहीं है इनका पेपर में आने का, ठीक होगी बात। लेकिन अगर न्यूमेरिकली आ जाए, सॉरी थ्योरेटिकली आ जाए, तो वो तो हो सकता है, न्यूमेरिकली नहीं पूछ सकता ये। ले जी, वर्कर्स वेलफेयर फंड क्या होता है जी? वर्कर वेलफेयर फंड होता है कि आपने जो अपनी कंपनी के अंदर कुछ लेबर रखी होती है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रही होती है, उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी बेहतरी के लिए ये अलाउंस होता है। कुछ आपने उनको पेमेंट करनी होती है, तो जब आप उनको पेमेंट करते हैं ना, तो आप कुछ चीज़ें खर्चे के तौर पे माइनस कर सकते हैं। लिखा हुआ है जी, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर्स वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन अंडर वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड एनेक्टेड बाय द प्रोविंसेस। वो कहता है कि एक शख्स को माइनस करने की इजाज़त होगी, और यहाँ पे शख्स से मुराद सिर्फ कंपनी है, ओके। तो एक कंपनी को माइनस करने की इजाज़त होगी डिडक्टेबल अलाउंस किस चीज़ का? कोई भी वर्कर वेलफेयर फंड अगर उसने पे किया होगा वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत, या फिर कोई भी ऐसे कानून के तहत जो कि सूबों ने बनाया होगा। आपको पता है ना, सूबों के कानून अलग होते हैं और वफाक के कानून अलग होते हैं, प्रोविंसेस के कानून अलग होते हैं, फेडरल के अलग होते हैं। तो अगर वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस है वो फेडरल का है, उसके तहत कुछ पे किया हो, या अगर किसी सूबे ने अपना कोई कानून बनाया हुआ इस हवाले से आपने उसके तहत पे कर दिया हो, तो दोनों सूरतों में आपने जो भी कुछ भी पे किया होगा वो कहाँ पर जाएगा? वो आपके डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे जाएगा, अगर आप कंपनी है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर अमाउंट ऑफ WWF पेड टू प्रोविंसेस बाय अ ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये कोई कानून है कि अगर आपने सूबे के कानून के तहत कोई WWF पे कर दिया तो फिर उसका डिडक्टेबल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। बस ये थ्योरेटिकली एज इट इज़ कर लें, इसके पीछे बहुत टेक्निकल नॉलेज है और वो कंपनीज के लिए उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड होता है जी, अगर कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स आए हैं ना, तो आपने अपने वर्कर्स को प्रॉफिट्स में से भी हिस्सा देना है। तो ये सारी बात बिल्कुल एज इट इज़ है, बस जहाँ जहाँ ऊपर वर्कर वेलफेयर फंड लिखा था वहाँ वहाँ वर्कर पार्टिसिपेशन फंड लिखा हुआ है, ओके। एक दफ़ा पढ़ लें इसको, एक दफ़ा आप इसको खुद रीड आउट कर लीजिए।
जी कोई फ़र्क है? बिल्कुल सेम वही बात है, और याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं हो सकता, थ्योरेटिकली ही बात हो सकती है इसके अंदर। ओके ओके, पेज 4 पे आइए, सेक्शन 4 हमने छोड़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। सर लोधरा और भावरपुल का कितना फ़र्क है? 20 किलोमीटर। वहाँ पे चांद नज़र आया था रात को? कह रहे थे ना भावलपुर में नज़र आया, तो लोधरा में भी नज़र आया ही होगा। तो कोई देखने वालों ने बताया कि नज़र आया चांद के? नहीं, नहीं नज़र आया कि पता नहीं किया? अच्छा, घर वालों ने नहीं बताया, क्योंकि भावलपुर में ही कहते हैं नज़र आया, डीआई खान में नज़र आया, मर्दान में नज़र आया। आपको लगता है नज़र आया होगा? नहीं नज़र आया होगा, ऐसे ही रोज़ा रखवा ली। चलिए कोई बात नहीं, खैर हो सकता है वो 29 का रमज़ान हो 30 का करा दे, तो आपको एक रोज़ा रखने का सवाब भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। पेशावर में भी आज ही रोज़ा है ना? सऊदी में भी आज है रोज़ा, इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम लें जी। इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स जो है वो हर साल लगेगा, और ये बात तो आपको पहले से ही मैंने बता दी थी कि इनकम टैक्स जो है वो हर साल लगता है। ठीक है, हर साल पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स शेल बी चार्ज एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। रेट कौन से लगेंगे? फर्स्ट शेड्यूल में बता दिए गए हैं। अगर आप सफ़ा पलटेंगे ना, तो आप पिछले सफ़े पे आपको एक बड़ा अजीब सा टेबल, नहीं अगला सफ़ा, 5वें सफ़े पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आएगा, और छठे सफ़े पे जाएंगे तो वहाँ पे भी एक भयानक किस्म का टेबल नज़र आएगा। तो ये आपको मैंने सारी कंप्यूटेशन सिखानी है। कोशिश तो थी, इरादा तो था कि आज सिखा दूँ, लेकिन आज ज़रा क्लास में बच्चे नहीं है, तो इसलिए अब कल मैं आपको ये सिखा दूंगा कि ये कैलकुलेशंस करनी कैसे। खैर एनीवेज, आपका जो कानून है ना, वो ना बड़ा अजीब सा बना हुआ है। अजीब सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत बना हुआ है, अजीब सा इस तरह से बना हुआ है कि बड़ा हैपेजेड सा है। कुछ बातें इधर लिखी हैं, फिर कुछ उधर लिखी हैं, कुछ उधर लिखी हैं। अब लॉ के अंदर ना उन्होंने डिफरेंट शेड्यूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, पहले पूरा कानून लिखा हुआ है। अब उन्होंने ये नहीं किया हुआ कि अगर आप सैलरी इनकम कमा रहे हैं और आपकी इतनी सैलरी है तो आपने इतना टैक्स पे करना है। ये बात उन्होंने ना कानून के सेक्शंस के अंदर नहीं लिखी हुई। रेंट इतना कमा रहे हैं तो टैक्स ये है, शेयर्स बेच रहे हैं तो टैक्स इतना है, ऐसी बात उन्होंने लॉ में कहीं नहीं लिखी हुई। उन्होंने पहले शुरू में सारा लॉ लिखा हुआ है, उसके बाद शुरू होते हैं शेड्यूल्स, और उसमें आ जाता है पहले फर्स्ट शेड्यूल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते करते बाद आई थिंक 13 या 14 तक पहुंचती है। ओके, अब पहले शेड्यूल के अंदर ना रेट सारे टैक्स के लिखे हुए हैं। अब पूरे लॉ में जहां पे भी उनको रेट की जरूरत पड़ती है ना, उन्होंने लिखा हुआ है कि जी सैलरी पे टैक्स लगेगा एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अगर आप शेयर खरीद के बेचेंगे, गेन आएगा, टैक्स लगेगा एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फिर फर्स्ट शेड्यूल में जाकर ना आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा रेट लगेगा। तो उन्होंने ऐसी बात ना लॉ के अंदर नहीं की हुई, वो एक अलग से की हुई है। तो इसलिए फर्स्ट शेड्यूल का यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ना सारे के सारे रेट्स मौजूद है। ओके, नहीं नहीं याद नहीं करने, ये रेट्स आपको पेपर में गिवन होंगे। जो रेट्स याद करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ये टेबल 1 और टेबल 2 दो टेबल आपके सामने थे, इसके बारे में इंशाल्लाह कल बहुत डिटेल से बात करेंगे। ये दोनों आपके पेपर में गिवन होंगे, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना उसके एंड पे ये प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आप सवाल इतने करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाने। जब हम थ्रू आउट द कोर्स लेके चलेंगे ना, न्यूमेरिकल्स बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी, याद खुद ही हो जाते हैं। इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स हर साल लगेगा। इनकम टैक्स जो लगेगा फर्स्ट शेड्यूल वाले रेट्स पे लगेगा। इनकम टैक्स शेल बी चार्ज ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। जिस शख्स की भी टैक्सेबल इनकम है उस शख्स पे जो है वो इनकम टैक्स लगेगा। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। द इनकम टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी कंप्यूटेड। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? शेल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू द टैक्स पेयर्स टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। क्या यही बात मैंने आपको बताई थी कि टैक्स रेट जो है वो टैक्सेबल इनकम पे लगाएंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी। ठीक है भाई, आपने टैक्स लाइबिलिटी पे टैक्स रेट लगाना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स आ जाएगा। टैक्स क्रेडिट शेल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अबव फिगर। इसके साथ ना चैप्टर 6 लिख लें। ये लाइन ना आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये चैप्टर 6 से जब हम पढ़ेंगे ना टैक्स क्रेडिट्स वाला, तो वहां पे हमें ये बात सारी जो है वो समझ आ जाएगी। ओके होगी बात? कोई सवाल यहाँ तक? चले आगे कि काफ़ी है इतना? अभी क्लास में वैसे 15 मिनट है।
जी इतनी ज़्यादा क्लास नहीं है तो बस आप तो 15 मिनट क्या करें फिर? हम्म एसी बंद करा दें, 15 मिनट में एसी बंद करा दें। सर ये एसी ज़रा बंद कर दें। और क्या करें, ये हो गया काम, और कोई? बस और आगे चलें कि बस काफ़ी है? टॉपिक तो सर अन्य हो जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में तो मैं पूरा चैप्टर भी मुका सकता हूँ अगर आप कहें तो। जी एक वो, हाँ जी, यहाँ पे वोटों पे क्या होता है मेरे भाई? वोटों पे तो कुछ नहीं होता, एंड पे फिर होता वही है जो कि ठीक है, जो हम चाहते हैं, एंड पे तो फिर वही होगा। असल में मैंने आपको ना 1.5 सफ़ा पढ़ा दिया है, और अब हमने असल में पहुंचना है, चैप्टर 10 पे जाना है। चलें ज़्यादा हो जाना है यार, ठीक है फिर मेरे ख्याल में आज इतना ही रखें, कोई बात नहीं। क्लास अगर आज छोटी भी हो रही है, कोई कितने 55 मिनट की तो हो गई है क्लास जे? हाँ 55 मिनट की हो गई ना क्लास, तो ठीक है चलें, कोई नहीं। आज क्लास वैसे भी थोड़ी है, रमज़ान भी आज पहला है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आज ऐशी करें आप लोग। ठीक है जी, अब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ये कल टैक्स रेट इंशाल्लाह निकालना सीखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सैटरडे तक शायद मैं आपका ये चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट करा दूंगा। तो 2 सफ़े रह गए पीछे। ठीक है, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।